जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी है मेरे बारे में, है ना। मैंने किस तरीके से अपने सीडीएस के अटेम्प्ट को क्लियर किया। जब मैं अपने ग्रेजुएशन के डेज़ में था ना, तो मैंने अपना पहला सीडीएस दिया था। अब हुआ क्या कि वो सीडीएस मैंने विदाउट एनी प्लान, है ना, विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी नहीं लगाई, कोई कुछ पीवाईक्यूज़ नहीं करा, कोई करंट अफेयर का रिवीजन नहीं किया। मतलब इट वाज़ लाइक अ वेरी, इस अटेम्प्ट में हुआ क्या कि यार मैं बहुत मिजरेबली फेल हुआ। मतलब मुझे खुद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार इतना गंदा तो मैं नहीं परफॉर्म करना चाहिए था। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो मैं परफॉर्म कर लेता। देन फिर जब मेरे पास नेक्स्ट सीडीएस आया, एंड ऑल्दो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, मैं कभी भी शुरुआत से एक पर्टिकुलर सीडीएस एस्पिरेंट नहीं रहा था, है ना। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो बच्चा यूपीएससी सिविल्स की तैयारी करता है वो सीडीएस सीएपीएफ के एग्ज़ाम देता ही देता है, साइड बाय साइड देता रहता है। बट हुआ क्या कि मैं सिविल्स की तैयारी कर रहा था। अब होता क्या था, जैसे नेक्स्ट मेरा सीडीएस आया तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे ये एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं इस तरह के एग्ज़ाम नहीं दूंगा मुझे आइडिया नहीं लगेगा कि ओके मेरे को अब मेरी प्रिपरेशन ट्रैक पे है कि नहीं है। तो मैंने वहाँ पर क्या किया, है ना, मैं आपको बताऊंगा कि वो लास्ट के 30 दिन में, क्योंकि मैं पूरा साल तो अपना किस में रहा, मैं किसी और प्रिपरेशन में रहा। अब जैसे ही मैं सीडीएस के बारे में सोचूं तो मेरे पास देखो बचते थे कितने दिन, 40 डेज़ या मैक्स टू मैक्स 50 डेज़, है ना। कभी कभी तो ऐसा होता था कि बस लास्ट के 30 दिन बचते थे मेरे पे। तो अब मैंने जो मेरा नेक्स्ट सीडीएस हुआ उसमें लास्ट 30 दिन के लिए मैंने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी लगाई जिसकी वजह से मैं अपना सेकंड अटैम्प्ट क्लियर कर पाया, वही मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। और एक एक करके बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने क्या प्लान बनाया वहाँ पे, है ना, उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करा। अगर आप लोग भी सेम प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को भी ये बहुत मदद करेगा। बट बिफोर डैट देख लेते हैं कि इस स्ट्रेटजी से, मतलब जो मैं स्ट्रेटजी आप लोगों को बताऊंगा, इस स्ट्रेटजी से, एक सिंगल स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई, इससे मेरे कितने एग्जाम क्लियर हुए हैं बाद में, है ना। तो ये आप देख सकते हो मेरे बारे में। तो मैंने 21 का जो मेंस था वो लिखा, है ना। 2021 का सिविल्स का जो प्री था वो मैं क्लियर कर पाया। देन सीएपीएफ के 2023 की फाइनल मेरिट में मैं आउट हुआ था, तो लगभग फाइनल मेरिट तक मैं पहुंचा था। और स्ट्रेटजी हमेशा सेम रहती थी, क्योंकि मेन तैयारी तो मैं इस वाले एग्जाम की कर रहा था। अब आप खुद समझ सकते हो, ये सब मेरे पेरेफ्री में जो भी एग्जाम होते थे वो सब देता था मैं, तो वो चाहे सीएपीएफ हो गया या सीडीएस हो गया। और सीडीएस भी फिर मैंने एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया। ये नहीं कि ये स्ट्रेटजी सिर्फ एक बार लगी होगी, ये स्ट्रेटजी मैं बार बार लगाता था और हर बार मुझे इसका रिजल्ट देखने को मिलता था। फिर एफ कैट की बात करूँ तो एफ कैट में भी मैंने कुछ थोड़े से अलग प्लान्स बनाए थे, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो सी डी एस सी ए पी एफ और सिविल्स है उसके नेचर से बहुत अलग नेचर होता है किसका, एफ कैट का। लेकिन वहाँ भी जब मैंने स्ट्रेटजी बनाई तो वहाँ भी देखो मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला, 180 प्लस के मार्क्स मुझे वहाँ पर देखने को मिले। एंड साइड बाय साइड मैंने एक और एग्जाम दे लिया था, सीपीओ का एग्जाम। अब आप देख सकते हो कि एफ कैट का जो दे रहा है थोड़ा बहुत सीपीओ का भी वो दे सकता है। तो सेम जो एफ कैट की स्ट्रेटेजी थी बस उसी को थोड़ा और रिफाइन किया एंड सीपीओ में लगाया, तो सीपीओ भी क्लियर हो गया। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि भाई आप जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनाओ या जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी लगाओ, उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करो कि भाई वो आपके सिर्फ एक बार काम ना है, वो आपके मल्टीपल टाइम्स वो आपके काम आती रहे। तो यही आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से आप लास्ट के 30 डे में कोई स्ट्रेटेजी कर सकते हो। स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपको तैयारी किस चीज़ की करनी है। भाई आपको यहाँ पर सीडीएस क्लियर करना है, एंड उसके लिए आपको कट ऑफ का पता होना चाहिए कि कट ऑफ कितनी जा रही है। तो अगर मैं लड़कों की बात करूँ, है ना, कट ऑफ का एक एवरेज ले लेते हैं हम, ऑन एन एवरेज जो लेके चलते हैं, तो 90 टू 95 के लगभग हम कट ऑफ मान के चलते हैं कि लास्ट के 5 सालों का एवरेज आ रहा है आपका। ठीक है। फिर अगर मैं विमेंस की बात करूँ तो पिछले साल से ही आपने देखा होगा कि विमेंस की सीट्स का अलग से कुछ होने लग गया था, तो उस वजह से अब विमेंस के भी नंबर ऑफ जो सिलेक्शंस होते हैं आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन में वो कम हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर आप ऑन एन एवरेज पिछले साल से ले सकते हो। तो मैं ये कहूँगा कि जो फीमेल होंगी उनकी कट ऑफ मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे 10 नंबर प्लस, यानी कि 105 के लगभग। ठीक है। तो 105 मार्क्स यहाँ पे वुमेन्स के लिए। तो ये तो जा रही है कट ऑफ, बट अब जरूरी नहीं है कि आप इसी को टारगेट मान के चलो। अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है ना, तो आपको टारगेट इससे हमेशा ऊपर का ही लेना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ देख सकते हो कि बॉयज़ के लिए जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, दैट इज़ जो आप टारगेट ले सकते हो, इट इज़ अराउंड एंड अराउंड 100 मार्क्स एटलीस्ट, बोल रहा हूँ ये मैं, एटलीस्ट। ठीक है। सिमिलरली जो गर्ल्स हैं वो अराउंड एंड अराउंड 110 मार्क्स एटलीस्ट। क्लियर। और इसके ऊपर मैंने स्टार मार्क भी किया है। ये क्यों किया है, क्योंकि आप सबको पता है कि पिछले साल से क्या होने लगा है, जो गर्ल्स की सीट्स हैं उनको अलग से काउंट करा जाने लग गया।
ठीक है। अब जेनरिक वे में एडमिशन नहीं हो रहा है, मतलब जेनरिक वे में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। गर्ल्स की सीट्स अपनी अलग हैं, बॉयज़ की अपनी अलग सीट्स हैं, इसीलिए आप देखोगे कि गर्ल्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया है, टफ हो गया है। अब जब आप, ये तो हो गई आपकी ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है, यहाँ पर ये ओवरऑल कट ऑफ है आपकी। अगर मैं इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करूँ कि भैया किस सब्जेक्ट में आपको कितना स्कोर एटलीस्ट सोचना चाहिए, इंग्लिश में जो बॉयज़ हैं उनको अराउंड 60 टू 65 नंबर तो स्कोर करने का भाई यहाँ पे सोच ही लेना चाहिए कि जब तक आपके 60 टू 65 मार्क्स नहीं बनेंगे तब तक आप यहाँ पे उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका एग्जाम निकलेगा। सिमिलरली इन द जीएस पार्ट, अगर आप 35 टू 40 मार्क्स नहीं कवर कर पा रहे हो तो भी यहाँ पर थोड़ा सिलेक्शन होना मुश्किल है। अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकती हैं कि भैया आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, है ना, कि भैया जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, इफ़ यू हैव गुड कमांड इन जीएस, फॉर एग्जांपल मैं सिविल्स की कर रहा था तो मेरी थोड़ी सी कमांड यहाँ पे जीएस में अच्छी थी तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा सकता हूँ। या अगर आपकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड है, मान के चलो कोई बच्चा है जो बेयरली सेक्शनल कट ऑफ पार कर पा रहा है, मतलब 25 मार्क्स के अराउंड अराउंड ही वो बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रहा है, अब क्या उस बच्चे का एग्जाम क्लियर नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। बस उसको करना क्या है, उसको इंग्लिश में मार्क्स बढ़ाने। जब आप यहाँ पर सिर्फ 25 मार्क्स का सोच रहे हो तो भाई इसको बढ़ा दो। आपने 20 मार्क यहाँ पे कम करे तो आप इंग्लिश में 20 मार्क्स बढ़ाओ, 80 के लगभग जाओ। और मैं बहुत आराम से आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ या बता रहा हूँ कि भाई 80 मार्क्स लाना या 70 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है सीडीएस जैसे एग्जाम में। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, उनको अच्छे से याद रखना है। इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट है, और मैं बताऊँ अगर आप रफली रफली फिगर आउट करोगे तो भैया 30 के लगभग कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ग्रामर के रट के जाने, चाहे उसमें ग्रामर के रूल्स हों, है ना, चाहे उसमें आप प्रपोजिशन वाले बोल लो, चाहे वर्ब वाला बोल लो, चाहे एडवर्ब वाला बोल लो, ठीक है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सिर्फ 30 टॉपिक्स हैं जो आपको रटने हैं। सो 30 टॉपिक को मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो आराम से आप 80 के लगभग भी पहुंच सकते हो। तो ये दोनों सेक्शंस के लिए, मतलब दोनों तरह के बच्चों के लिए बता दिया, जिनकी जीएस अच्छी है और जिनकी इंग्लिश अच्छी है। तो इंग्लिश अच्छी जिनकी है वो भाई ये कर सकते हैं, और जिनकी जीएस अच्छी है वो ये कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा गर्ल्स की तरफ। देखो, नो डाउट गर्ल्स के लिए थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट हुई हैं, है ना, इस चीज़ में मेरी पूरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। बट अब अगर एग्जाम क्लियर करना है तो बेटा कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। जब तक आप कुछ करोगे नहीं, कुछ होगा कैसे? अनटिल यू डू समथिंग नथिंग विल चेंज। सो आप लोग क्या करो, इंग्लिश में आपका जो टारगेट होना चाहिए इट वुड बी अराउंड 70 टू 75 मार्क्स, है ना। एंड जीएस में अगेन आपका, जीएस में मैंने बेसलाइन सेम लेके चला है दोनों के लिए, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ किसी का कितना ही अच्छा जीएस होगा, ऑल्दो मेरे सामने ऐसे भी एग्जाम्पल रहे हैं या मेरे कुछ दोस्तों में ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं जिन्होंने 60 प्लस भी स्कोर करा है जीएस में, बट वो एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उसको हम साइड रखते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं नॉर्मल आपके और मेरे जैसे लोगों की तरह, भाई जिनकी जीएस नॉर्मल है। तो यहाँ पर आप लेके चलो 35 टू 40 का टारगेट, एंड इंग्लिश में बढ़ा लो आप 75। अब अगेन यहाँ पर भी अगर कुछ लड़कियाँ ऐसी आ जाती हैं कि जिनकी जीएस बहुत वीक है तो अगेन भाई आप लो 25 टू 30 का टारगेट, इतना तो देखो लेना पड़ेगा यार। इससे अगर आप कम जा रहे हो तो बेटा थोड़ा मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें, ओके। एंड यहाँ पर इसको 80 प्लस ले जाओ, बस सिंपल, ये हो जाएगा आपका कट ऑफ का टारगेट, है ना। कोई भी इसमें देखो हाइपोथेटिकल नहीं है, कोई मैं इसमें फालतू का ज्ञान नहीं फैल रहा हूँ, सिर्फ जो चीज़ें हैं उनको एज इट इज़ फैक्ट की तरह मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया टारगेट कट ऑफ का। अब देखो यहाँ पे जब आप कट ऑफ क्लियर करने जाते हो तो सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विच कैटेगरी यू लाई। क्या आप बिगिनर कैटेगरी में हो जिन्होंने अपने सब्जेक्ट को सिर्फ एक बार अभी तक पढ़ा है, या आप एडवांस कैटेगरी में जिन्होंने 2-3 बार रिवीजन कर चुके हैं अपने स्टैटिक सब्जेक्ट का। देखो इफ़ यू आर ऑन द फर्स्ट कैटेगरी, क्योंकि देखो जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें तो भाई मैं इसी कैटेगरी में था, एंड क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी ढंग से लगाई नहीं थी तो मैं फेल हो गया। सेकेंड अटैम्प्ट की भी मैं बात करूँ तो इन टर्म्स ऑफ सीडीएस, है ना, क्योंकि सीडीएस में कुछ सेक्शन स्पेसिफिक होते हैं तो वहाँ पर भी मैं बिगिनर में लाई करूँगा। थर्ड, फोर्थ अटैम्प्ट, फिफ्थ अटैम्प्ट तक तो मैं बोल सकता हूँ कि यार आई वॉज इन दी एडवांस कैटेगरी, तो वहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज होती थी। अगर आप बिगिनर हो तो आपको अपना जो टाइम है वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपने एक ही बार रिवीजन किया है तो धीरे धीरे आपको समय बढ़ाना है। अगर आप 2-3 बार पढ़ चुके हो तो नाउ यू हैव टू फोकस ऑन करंट अफेयर एंड PYQ, ठीक है, दो चीज़ों पे आपको यहाँ पे फोकस करना है, एक तो करंट अफेयर पे और दूसरा PYQ पे, है ना। आप देखो करना कैसे है, तो पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे करनी है दैट इज़ योर रिवीजन। लास्ट 30 डे में
आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपके लास्ट 60 डेज की मेहनत को यहाँ खराब कर दे। बिल्कुल भी कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। मैं हमेशा इस चीज़ पे बहुत फोकस करता हूँ कि बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, वो ये तो याद रखते हैं क्या पढ़ना है, बट वो ये भूल जाते हैं कि क्या नहीं पढ़ना है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट दे कमिट ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। एंड बहुत से बच्चे जो मेरे पास गाइडेंस के लिए आते हैं, मैं उन्हें हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, भाई तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये समझ लो कि क्या गलतियाँ कमिट नहीं करनी है ना। मैं देखता हूँ कि अगर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना पाया जिसमें मैं स्पेसिफिकली बताऊँ कि भैया कौन सी ऐसी 10 गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है अपने लास्ट के कुछ दिनों में। ओके, तो रिवीजन आपको करना है यहाँ पे, एंड कितनी बार, एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको यहाँ रिवीजन करके जाना है। एक तो रिवीजन, मतलब ये मैं 3 सिर्फ रिवीजन की बात कर रहा हूँ, वो नहीं जो पढ़ा होगा, जो पढ़ा होगा वो अलग है। 3 बार रिवीजन से होगा क्या भाई, आपका कॉन्सेप्ट एक तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, साथ साथ उसके अंदर का कोई फैक्चुअल डेटा होगा तो 3 बार में ऐसा हो जाता है कि भाई वो कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट दोनों आपके दिमाग में बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जिस पे आपको इंपॉर्टेंट फोकस करना है, दैट इज़ योर टाइम डिवीजन। आपको टाइम कैसे डिवाइड करना है यहाँ पे। डेली के 6 to 8 आवर्स देने हैं आपको। अगर आपकी जीएस वीक है या इफ़ यू लाई इन दी बिगिनर कैटेगरी, सो देन आपको ये जाना है 8 आवर्स वाले में जाना है। बट इफ़ यू आर ऑन एडवांस कैटेगरी तो आप 6 घंटा भी दोगे तो भी चल जाएगा। क्लियर। अब देखो, इसको डिवाइड करो, मैं 6 आवर्स के हिसाब से बताता हूँ, है ना। अगर आप 8 आवर्स का ले रहे हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा वैसे वैसे बढ़ा देना। तो 6 आवर्स में 2 घंटा आपको देना है, 2 घंटा यहाँ पे देना है और 2 घंटा यहाँ देना है। तो 3 स्लॉट मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए। अब इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ये आप अपना मॉर्निंग स्लॉट बना देना, ये आपका आफ्टरनून स्लॉट बना देना और ये आपका इवनिंग स्लॉट बना देना। ये तो वो हो गया जो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो आप अपने एंड से डाल पाओगे वो तो बहुत बढ़िया, वो सोने पे सुहागा है। तो जो मॉर्निंग स्लॉट है, ये जैसे भी आप इसको अरेंज करना चाहो, 2 घंटे का एक स्लॉट में आपको इंग्लिश कवर करनी है। एंड अगेन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इंग्लिश में कवर क्या करना है। सो सबसे पहले तो आपको फोकस करना है वोकैब पे, क्योंकि आप लास्ट 2 साल के अगर पेपर उठाओ तो यहाँ पे आपको वोकैब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, है ना। आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं जो सिमिलर साउंडिंग है ना। जैसे आपने एक ये क्वेश्चन देखा होगा, पेयर, पेयर और पेयर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। तो ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको, जब आपने वोकैब पे फोकस कर लिया, सेकंड चीज़ जो आपको यहाँ पे फोकस करनी है दैट इज़ ऑन ग्रामर। ठीक है, ग्रामर वाले पार्ट में। एंड ग्रामर वाले पार्ट में सिर्फ टेंसेस को ही नहीं फोकस करना, उसके साथ की बाकी जो चीज़ होती हैं उन सबको भी फोकस करते हुए चलना। लाइक प्रपोजिशंस कहाँ पे लगती हैं, वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है ना, इंटरजंक्शन कौन सा है, कंजक्शन कौन सा है। एक आपने देखा होगा भी हाल फिलहाल में मार्कर, मार्कर वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। तो ये चीज़ें दोनों फोकस करनी है, वोकैब एंड ग्रामर। फिर एक थर्ड टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके जम्बल्ड वर्ड करके, आपने देखा होगा, जिसमें S1 और S6 और उसके बीच के जो वर्ड्स हैं उनको रीअरेंज करने वाला होता है। तो ये रीअरेंज वालों की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, करना तो ये है। इनके साथ साथ आप क्या करो, लास्ट के 5 ईयर्स के पेपर डाउनलोड मारो एंड उनको सॉल्व करो, है ना। डे टू डे वाइज सॉल्व करो। मान के चलो हर अल्टरनेट डे पे आप एक इंग्लिश का पेपर सॉल्व करो। आपके पास अगर 5 साल के लोगे तो टोटल 10 पेपर्स आपके पास हो जाएंगे यहाँ पे। एंड अल्टरनेट डे पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका रिवीजन भी साथ साथ यहाँ पे होता रहेगा, एक तरीके से मॉक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, देन आपका जो सेकंड स्लॉट होगा उसमें आपको क्या करना है, जीएस करना है अगर आप बिगिनर कैटेगरी के हो, और करंट अफेयर करना है अगर आप एडवांस कैटेगरी के हो, है ना। तो जो जीएस करेंगे उनका मैं देखो अभी बता दूंगा डे वाइज वो कैसे रिवाइज कर सकते हैं, पूरा बताता हूँ। ठीक है, लेकिन जो करंट अफेयर कर रहे हैं वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, समझो इस बात को। देखो, सबसे पहले तो आप कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन ले सकते हो, है ना। कोई भी सिंगल सोर्स जहाँ से आप लेके चल रहे हो, अगर आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो तो उनको भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई पेड कोर्स है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। इसमें बस मैं एक चीज़ बोलूँगा कि लास्ट के 2 साल के पेपर को एनालाइज करने के बाद मुझे एक सोर्स ऐसा पता लगा है जहाँ से रिपीटेटिवली क्वेश्चन आ रहे हैं। आप पीआईबी को एटलीस्ट फॉलो कर लो, है ना, क्योंकि पीआईबी की एक कंपाइलेशन है वो हम लोग भी चलाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप लोग उसी को फॉलो करो, बट क्योंकि मैंने
जो पीआईबी करवाई है उसमें मैंने CDS 1 2026 के ही क्वेश्चंस को दिखाया था कि किस तरीके से डायरेक्ट पीआईबी से सॉल्व हो रहे हैं, है ना। 12 क्वेश्चंस आए थे, लगभग 12 क्वेश्चंस में से 10 तो बिल्कुल वर्बिटम सॉल्व हो रहे थे, वर्बिटम, है ना। एंड जो 2 क्वेश्चंस भी थे साथ में, उनको आप इनडायरेक्ट नॉलेज से सॉल्व कर सकते थे। तो इसीलिए मैं पीआईबी को इतना ज़्यादा रेट करता हूँ कि भाई पीआईबी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सेकंड जो आपने दूसरा स्लॉट है उसमें समझ आया आपको क्या करना है, करंट अफेयर पढ़ना है और पीआईबी की कंपाइलेशन तो यहाँ पे करनी ही करनी है। अब करंट अफेयर में भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनको इंपॉर्टेंट फोकस जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं। सबसे पहले तो डिफेंस, लास्ट 6 मंथ, मतलब फ्रॉम जनवरी टू आपका जुलाई, इन महीनों के जितने भी डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट हुए हैं वो पढ़ लेना, ठीक है। इसके साथ स्पेस रिलेटेड डेवलपमेंट ये आपको पढ़ लेना है। एंड इसके साथ साथ जो भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हुई है जिसमें इंपॉर्टेंट फोकस करना गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर, तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है, 3 बताया, डिफेंस, स्पेस, पॉलिसीज में आपको क्या करना है, गवर्नमेंट स्कीम, इन तीनों पे तो ज़्यादा फोकस करना। बाकी चीज़ों पे करो ना करो, बट ये 3 चीज़ छोड़ना मत। मैक्सिमम करंट अफेयर में से जो सवाल है वो यहीं से बनेंगे। अगर करंट अफेयर के 12 सवाल हैं तो मैं लिख के दे सकता हूँ आज भी, और एग्ज़ाम के बाद आके दोबारा वीडियो देख लेना। अगर टोटल 12 क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर के तो अराउंड एंड अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन आपके इन्हीं 3 सेक्शन से होंगे। क्लियर। अगला आ जाता है आपका जो थर्ड स्लॉट है जिसमें कि आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन किस चीज़ का करना है भाई, आज आपने जो टॉपिक पढ़े या लास्ट आपने जो टॉपिक पढ़े थे उनका रिवीजन आज करना है ना। जैसे लास्ट डे पे आपने जो पढ़ा उसका रिवीजन यहाँ कर लो, उसके अंदर की जो भी फैक्चुअल डेटा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो ताकि वो चीज़ याद हो जाए। जैसे आपने पॉलिटी का कुछ पढ़ा, मान के चलो पार्लियामेंट पढ़ा, तो पार्लियामेंट में फैक्चुअल डेटा क्या आ जाएगा भाई, उसके अराउंड के आर्टिकल्स, ठीक है, कौन अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, किसके पास वो पावर है, कौन उसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो इस तरीके के सवाल। साथ साथ इसी में अगर रिवीजन हो गया, क्योंकि रिवीजन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप करो सॉल्व PYQ। अगेन लास्ट 5 साल के पेपर डाउनलोड मारो और उन्हीं PYQs को कंटिन्यूसली लगाना शुरू कर दो। जब आप उन्हीं PYQs को लगाते रहोगे तो आपको डायरेक्टली खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है ना। अब चलते हैं हम रिवीजन करेंगे कैसे, ठीक है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो रिवीजन में आपको करनी है, पूरा देखो डे 1 से लेके डे 24 तक। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डे 24 पे कहानी ख़त्म है, हम डे 31 तक जाएंगे और प्रॉपर इसको कवर करके आएंगे। सो डे 1 से लेके डे 24 तक आप किस तरीके से रिवीजन कर सकते हो, ये मेरा अपना प्लान होता था। आप इसमें चाहे तो मोल्ड कर सकते हो। तो शुरुआत में हमेशा करता था साइंस से। अब साइंस में 3 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 3 सेक्शन आप ले सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्लियर। तो जो कंप्लीट साइंस करनी है उसके लिए आपके पास डे 1 से लेके डे 4 तक, मतलब टोटल एंड टोटल 4 दिन है, ठीक है। इसमें से 1 दिन लगाओ फिजिक्स पे, 1 दिन लगाओ केमिस्ट्री पे और 2 दिन लगाओ बायोलॉजी पे। अब मैं 2 दिन क्यों कह रहा हूँ बायोलॉजी के लिए, क्योंकि बायो से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। और ध्यान रखना, टोटल एंड टोटल साइंस में 30 क्वेश्चन आना तो तय है, ये फिक्स्ड मैं मान के चल सकता हूँ, फिक्स्ड है। इसीलिए सबसे पहले मैंने फोकस करवाया आपको साइंस पे कि 30 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स्ड है। और इन 30 में से आप ले सकते हो 12 to 15 का एवरेज रहता है सिर्फ और सिर्फ किसका, बायो सेक्शन का। इसलिए बायो को ज़्यादा इंपॉर्टेंटली फोकस करना है। अब इसमें अगेन अंदर क्या क्या करना है उसके लिए अलग वीडियो का पार्ट है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि भैया आपको हर एक सब्जेक्ट का डिटेल ब्रेकडाउन चाहिए, अगर रिवाइज करना आपने स्टार्ट किया है बायो को, तो आपको बायो में रिवाइज क्या करना है, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, मैं तभी आपको ये बताऊंगा। नेक्स्ट आप देखो, क्योंकि पॉलिटी थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है तो इसलिए मैंने उसके लिए आराम से 5 से 6 दिन यहाँ पे पर्टिकुलरली डेडिकेट किए हैं। तो पॉलिटी का रिवीजन करना है। अब यहाँ पर पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत नहीं उठाना, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चे दिक्कत क्या करते हैं या गलती क्या करते हैं, वो इन 6 दिनों में पूरी लक्ष्मीकांत रिवाइज करना शुरू कर देते हैं शुरू से। जो उन्होंने नोट्स बनाए हैं सारों को पढ़ने लग गए। नहीं भाई, सारे क्यों पढ़ने हैं, बहुत सारे तो ऐसे होंगे ना जो तुम्हें याद होंगे। आप क्योंकि एक बार पढ़ चुके हो तो कुछ तो याद रहे होगा। अगर आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, चलो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो टफ क्वेश्चन है, मतलब टफ चैप्टर है, मैं बात कर लेता हूँ। चलो हमने प्रियम्बल स्टार्ट किया, प्रियम्बल का रिवीजन करना स्टार्ट किया,
तो भाई प्रियम्बल का रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो दिमाग में बैठा हुआ होगा, जब आपने लास्ट टाइम प्रियम्बल पढ़ा होगा कि भाई कब आई थी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है, पहली बार कब बैठे थे, है ना, इस पे टोटल कितने केसेस हुए थे, क्या ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। अगर इसमें से कुछ भी याद नहीं आ रहा तो भाई दोबारा से पूरा चैप्टर पढ़ो। बट अगर हल्का फुल्का याद आ रहा है तो अब यहाँ पे सेग्रीगेट करो। यू हैव टू कवर ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नन अदर देन, है ना, कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कि पॉलिटी को अराउंड एंड अराउंड 12 से 15 टॉपिक्स में ख़त्म करो। इससे ज़्यादा टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने रिवीजन के टाइम पे। सिर्फ 12 से 15 चैप्टर पढ़ो और पूरी की पूरी पॉलिटी का रिवीजन कर लो। अब ये 12 से 15 चैप्टर्स हैं कौन कौन से, अब वो बताने जाऊंगा तो थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अगेन इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा, ठीक है। सिमिलरली आपको करना क्या है, यू हैव टू डू इट विद दी इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने यहाँ पे 3 दिन डेडिकेट किए हैं, 11, 12 एंड 13, 3 दिन है। 3 दिन में इकोनॉमिक्स का आराम से रिविजन हो सकता है। अब कैसे वो समझो, देखो एक दिन आपको चाहिए माइक्रो के लिए, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट लॉज एंड इंपॉर्टेंट थ्योरीज ये आप पढ़ लोगे, है ना। और जितने भी आपके इसमें चाहे आप देख लो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी है, ये सब पढ़ने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स एक दिन लगेगा। ओनली यू रिक्वायर्ड 1 डे, तो इसको एक दिन में कवर करो, इसके PYQs भी करो। उसके साथ आता है फिर मैक्रो। मैक्रो क्योंकि थोड़ा कंसेप्चुअल है तो चलो ले लेते हैं यहाँ पे 2 डेज अराउंड एंड अराउंड, 2 दिन इसका आप आराम से रिवीजन करो। एंड इसके लिए सोर्स आप फॉलो कर सकते हो क्लास 12th, ठीक है, कि NCERT आप यहाँ पे कवर कर लेना। सो मैक्रो में आप 2 दिन लगाओ और यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी गेन करो कि भैया नेशनल इनकम क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, GDP, GNP, GVA, इसमें क्या फ़र्क होता है, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, ये क्या होता है ना। जब माइक्रो में जाओगे, टाइप ऑफ मार्केट क्या होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, मोनोपली मार्केट क्या होता है, डुओपोली क्या होता है, मोनोस्पोनी क्या होता है। तो इस तरह के टॉपिक्स को आपको यहाँ पर अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डे 14 to 18, है ना, 4 दिन लगाए हमने। एंड 4 दिन इसलिए लगाए क्योंकि 4 किताबें पढ़नी है, एक दिन एक किताब पूरा रिवाइज करना है, पूरा दिन आपके पास है, ठीक है, एक दिन एक किताब। तो ज्योग्राफी में 4 किताबें कौन कौन सी है, तो क्लास 11th की 4 किताबें, क्लास 11th की 2 हैं एंड क्लास 12th की 2 हैं। चारों को अच्छे से पढ़ लो। जब आप देखोगे मेन फोकस आपको किस में करना है, क्लास 11th की क्लासेस में करना है, क्योंकि ये फिजिकल ज्योग्राफी की है पहली पार्ट एंड सेकंड पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी। क्लास 12th में आप देखोगे ह्यूमन ज्योग्राफी है एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। तो ऑल्दो लास्ट के 2 सालों में यहाँ से क्लास 12th से ज़्यादा सवाल आए हैं, बट जो बेसिक है वो ये है। अगर बेसिक की तरफ गए तो डेफिनेटली आप याद रखना कि वो इसी में जाएंगे, है ना, क्लास 11th में जाएंगे। अगर वो बेसिक से थोड़ा और डिटेल में गए हैं तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की तरफ चले जाएंगे। क्लियर। अब आ जाता है डेट 19 to 24, है ना, लगभग पूरा महीना आपने यहाँ पे अच्छे से बिता लिया। आपको पढ़ना है हिस्ट्री। देखो मैंने अपने हिसाब से कैटेगराइज करा है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग है तो आप हिस्ट्री को ऊपर भी रख सकते हो, टाइम भी उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। ये मेरा प्लान होता था कि भाई मैं हिस्ट्री को सबसे लास्ट में करता था, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस हिस्ट्री पे कभी करता नहीं था। एक सेक्शन है लास्ट के 30 डेज में मैं कंप्लीटली उसे शट डाउन कर देता, दैट इज़ मेडिवल, मैं नहीं पढ़ता था, बट दैट इज़ माई स्ट्रेटेजी, है ना। आप अगर पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लो भाई, मैं मना नहीं करूँगा, बट मेरी स्ट्रेटेजी होती थी आई विल कम्प्लीटली स्किप द मेडिवल, मैं बस करता था एंशिएंट एंड मॉडर्न। अब एंशिएंट को भी मैंने जो डिवाइड कर रखा है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो फॉर मी इन एंशिएंट देयर विल बी अराउंड 7 to 8 टॉपिक ओनली, 7 से 8 टॉपिक ही मैं करता था और उसमें मैं पूरी एंशिएंट को कंप्लीट मानता था। मॉडर्न अगेन सिर्फ क्या पकड़ता था मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट लगा कि भैया इंडियन नेशनल मूवमेंट है, INM है हमारा, तो इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या क्या हुआ, जैसे गांधीयन फेज में अच्छे से पढ़ के गया कि भैया गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट कहाँ करा। इस बार का CAPF का पेपर उठा के देखोगे ना, CAPF 2026, तो वहाँ भी इन मूवमेंट्स के बारे में आया था, डांडी मार्च के बारे में आया था, ठीक है, और शायद अगस्त ऑफर के बारे में भी पूछा गया था,
मतलब क्रोनोलॉजी पूछी थी। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज में करता था। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। ये तो हो गया पहला पार्ट जो आपको कवर करना है, जिसमें कि हम देखेंगे प्रिपेयर कैसे करना है ना। सो ये जो पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से लेके ये देखो, ये पूरा पार्ट जो अभी तक मैंने आपको समझाया, दिस पार्ट इज फॉर प्रेपरेशन, कि आपको प्रिपरेशन क्या करनी है फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। अब इस प्रिपरेशन को मोल्ड कैसे करना है कि एग्जाम में काम आए। ठीक है, अगर अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो शुरू से इस वीडियो को देखना, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरे मल्टीपल एग्जाम क्लियर हुए हैं इस स्ट्रैटेजी से, चाहे CAPF हो चाहे CDS हो, है ना। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ जो आपको करनी है, एंड उसके लिए आपको आखिरी महीने में आखिरी हफ्ते में पूरा जोर लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज एनालाइज योर मिस्टेक। आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसको एनालाइज करना है ना, उसमें जो भी मिस्टेक हुई है। अब चाहे यहाँ पर आप मॉक दे रहे हो, अगर आप मॉक नहीं दे रहे तो मैं इतना एटलीस्ट सजेस्ट करूँगा कि भैया यू शुड कंप्लीट PYQs एटलीस्ट आप यहाँ पर कंप्लीट करके जाना ही जाना, एंड ज़्यादा नहीं, लास्ट 5 ईयर्स के तो एटलीस्ट सारे पेपर कर लेना भाई, है ना। 5 ईयर के पेपर यानी कि टोटल एंड टोटल 10 पेपर, 10 पेपर देखोगे, 10 पेपर में आप हिसाब लगा लो कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर 120 इंटू 10 करूँ तो कितने हो जाएंगे, 1200 क्वेश्चन। भाई 1200 क्वेश्चन का एक्सपीरियंस लेके बैठोगे मेरे भाई और मेरी बहन, तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अब देखो एनालाइज कैसे करना है, बहुत से बच्चे ना बस यहीं पर एक गलती कर जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ना, CDS में ही आया हुआ है, मैंने बाहर के कहीं क्वेश्चन नहीं लिए। सो अगेन अभी देखो ये क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है, a market in which there is a large number of firms, homogeneous products, infinite elasticity of demand for individual firm and no control over the price by a firm। अब इसको क्या कहा जाता है, क्या ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक या परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इससे पहले जस्ट मैं इसकी एक वीडियो बना चुका हूँ टाइप ऑफ मार्केट की, आप देखना चाहो तो वहाँ पे देख लेना, बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है। अब जब आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, मान के चलो यू डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन, और आपने यहाँ पे ओलिगोपोली लगा दिया, जो कि गलत है। ठीक है, इसका आंसर ओलिगोपोली नहीं है, इसका आंसर है परफेक्ट कंपटीशन। अब आपको पता लगा कि ओलिगोपोली इज रॉन्ग। सो अब आपको यहाँ पर कैसे अपनी मिस्टेक्स से समझना है। सो यू हैव टू लर्न अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। अब आपका क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो आपको नहीं पता परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। सो यू हैव टू लर्न अबाउट परफेक्ट कंपटीशन, कि भैया परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। देन ओलिगोपोली के बारे में पढ़ना है, देन मोनोपोलिस्टिक के बारे में पढ़ना है। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही आप देखोगे अगला क्वेश्चन, है ना, अ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक सेम टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है, बट ईच सेलर सेल समवट डिफरेंशिएटेड बट क्लोज प्रोडक्ट। अब एक ये क्वेश्चन है, ये भी CDS में है, ये पढ़ो। अ मार्केट सिचुएशन व्हेन द फर्म सेल सिमिलर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। क्या दोनों सुनने में सिमिलर नहीं लग रहे हैं, बताओ, क्या ये दोनों सेम नहीं लग रहे, है ना, बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट, समवट डिफरेंशिएटेड। तो ये भी क्या बोल रहा है कि हल्का फुल्का चेंज है, ये क्या बोल रहा है, आइडेंटिकल नहीं है। तो इन दोनों का आंसर बेटा सेम होगा, दैट इज मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, दोनों का आंसर क्या है यहाँ पे, मोनोपोलिस्टिक आंसर है। अब ये दोनों अलग अलग साल में आए हैं। अब यहाँ से आप क्या समझोगे कि भैया एक क्वेश्चन जब आप यहाँ पे करोगे अच्छे से, तो अगले साल का क्वेश्चन भी आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करते हुए चलना है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। एंड लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज़ व्हेन यू आर इन द लास्ट वीक, है ना, तो लास्ट वीक को ऐसे लेना कि भैया लास्ट वीक इज इक्वल टू लास्ट स्ट्राइक। भैया लास्ट हफ्ता है तो लास्ट हफ्ते में बिल्कुल एकदम जोर से हथौड़ा मारना है, डे 25 to 31, है ना। यहाँ क्या करना है भाई, डेली एक मॉक करना है इंग्लिश का एंड एक मॉक करना है GS का। और करना कैसे है, सेम टाइम पे बैठो। जैसे अगर इंग्लिश करने बैठे हो तो जिस समय आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है उसी समय बैठो, 9 बजे बैठो, 11 बजे तक उसको कंप्लीट करो। देन GS पढ़ो, 12:30 बैठो, 2:30 बजे तक, मतलब पढ़ो, मतलब GS का मॉक करो। और हो सके तो अगर आप देखो, अगर आपके पास मॉक की सुविधा अवेलेबल है, वेरी गुड। इफ़ नॉट तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, UPSC के पेपर उठा सकते हो, है ना। सबसे बेस्ट है UPSC के प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठाओ। लाइक आपने अगर स्टार्ट किया है 2020 से, तो यहाँ पर स्टैटिक के सारे क्वेश्चन कर देना, करंट अफेयर को लीव कर देना। ठीक है, करंट अफेयर रिपीट नहीं होता तो उसको छोड़ दो, स्टैटिक के सारे क्वेश्चन कर देने, पर करना टाइमिंग वाइज ही है।
सो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना। सो ये थी स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से भाई मुझे तो थोड़ी मदद मिली थी, है ना। एंड मुझे ऐसा लगा था कि भाई मेरे एग्ज़ाम इसी स्ट्रैटेजी की वजह से क्लियर हो पाए हैं। ज़्यादा मैंने इससे ज़्यादा कुछ दिमाग में सोचा नहीं। एंड अगेन उन बच्चों को मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा जो इस समय ना बहुत ज़्यादा टेंशन में है ना, बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हैं। भाई देखो कोई ज़रूरत नहीं है, व्हेन यू हैव अ प्लान तो चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से हो जाती है। इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान देन देर इज़ अ प्रॉब्लम। अभी तक बहुत बच्चों को था कि सर वी डोंट नो व्हाट टू डू, नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू डू। इट इज़ अप टू यू कि आप उसको इम्प्लीमेंट करो, है ना। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, कुछ मत सोचो, अगले 30 दिन प्लान पकड़ो और लग जाओ। और मैं कहता हूँ जिस दिन एग्ज़ाम दे के आओगे 13 सितंबर को ये तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, एक बार मेरे कहने से इस प्लान को फॉलो करके चल लो। आपने फॉलो कर लिया तो जिस हिसाब से मैंने निकाले हैं ना, दोबारा बता देता हूँ, यूपीएससी का प्री निकाला था मैंने, ठीक है, सिविल सर्विसेज का, देन फिर सीएपीएफ क्लियर किया था और इसमें तो मैं फाइनल मेरिट तक गया था। सीडीएस मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है मैंने, एक दो बार भी नहीं, मल्टीपल टाइम्स सेम स्ट्रेटजी लगाता था। एफकेट मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है विद 180 प्लस मार्क्स, फ्रिक्वेंटली 180 प्लस मार्क्स आए मेरे। तो यही स्ट्रैटेजी थी जिसने मेरे को इतने सारे स्कोर करने में मदद किया था। तो आप भी क्या कर सकते हो, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। अभी थोड़ा हौच पौच की लग रही होगी क्योंकि डिटेल स्ट्रैटेजी है भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चों वाली स्ट्रैटेजी है। हर चीज़ को देखो एकदम बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताया क्या करना है, कितने मार्क्स का फोकस करना है। तो एक पूरा इसको A4 चार्ट में आप बना लो, है ना। यहाँ से लेके ये जो रिवाइज वाला पॉइंट था यहाँ से शुरू करना और यहाँ तक का एक A4 पेपर पे बना लो, इसको चिपका लो जहाँ भी आपकी स्टडी टेबल है और इसके हिसाब से फॉलो करो। एंड साथ साथ PYQ की बुक ले लो, अगर PYQ की बुक नहीं है, अगर आपके पास टैबलेट वगैरह है तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि डाउनलोड मार लो पेपर, ठीक है, डाउनलोड मारो, उसको अच्छे से सॉल्व करो एंड बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करो। एंड अगेन कोई भी दिक्कत हो, किसी कोई भी परेशानी आ रही है, भाई एस CDS का टेलीग्राम चैनल है, उसको कनेक्ट कर लो, वहाँ पे आके आप हमसे जुड़ सकते हो, है ना। एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि आज शाम को हमारा एक मेंटरशिप सेशन भी हो रहा है, अगेन एस CDS चैनल पे ही। अगर आप आज ही के दिन ये वीडियो देख रहे हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो हमारे जो लाइव सेशंस अब स्टार्ट होने वाले हैं कुछ टाइम में CDS के बच्चों के लिए, अगर आप बाद में देख रहे हो तो आप हमारे इन लाइव सेशंस में कंटिन्यूसली जुड़ सकते हो, ठीक है। उन लाइव सेशंस में आके आप कोई भी डाउट होगा आप वो पूछ सकते हो। इट इज़ लाइक अ वेबिनार, है ना, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट तो पढ़ाऊंगा लेकिन उसके साथ साथ आपके जो डाउट्स हैं उनको भी रिजॉल्व करता हुआ साइड बाय साइड चलूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि अब आपको अगले 1 महीना क्या करना है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, लग जाओ इस काम को करने में। एंड इस चीज़ के बारे में अब हम एग्जामिनेशन के बाद बात करेंगे कि भैया ये स्ट्रेटजी आपके काम आई कि नहीं आई, ठीक है। चलो तब तक के लिए जय हिंद।